सर वहाँ कमेंट भी चलाना। कमेंट हो गया लाइव। ओके। हेलो। तो बेटा मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो कमेंट करके बताएं एक बार। ठीक से वीडियो विजिबिलिटी और वॉइस दोनों के लिए करें कमेंट। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट में आ जाएं जल्दी से और मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ आप ठीक से सुन पा रहे हैं। तो कल आप लोगों की डिमांड पर पॉलिटी की क्लास। गुड आफ्टरनून भाई। अंजलि शर्मा, खलीफा, सोनू क्लासिक, राम राम भाई। तो आवाज़ ठीक से आ रही होगी। शुरू करते हैं क्लास को। जल्दी से आ जाएं सारे के सारे ऑनलाइन। गुड आफ्टरनून भैया, आपको भी गुड आफ्टरनून। प्रणाम भाई प्रणाम। आ रही है ठीक से आवाज़। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखें बेटा, अमीशा, अंजलि, हाँ बेटा जल्दी से सारे के सारे ऑनलाइन आ जाएं। देखें, तो बात करें आज की क्लास की। तो कल की जो हमारी क्लास थी, कल भी मैं ऑनलाइन क्लास लेके गया था चाणक्य के इस पेज पे, आज भी चाणक्य लाइव पेज पे हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। कल हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और उस हिस्ट्री की क्लास में कल हमने पढ़ा था हमारे देश पर होने वाला सेकंड मुस्लिम अटैक। तो कल की क्लास में हमने हमारे देश पर जो दूसरा मुस्लिम अटैक हुआ था वो पढ़ा था। अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक उठाएंगे और बिल्कुल शुरुआत से उठाएंगे उसको। तो इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक बेटा जिसमें सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक टाइप्स है। जैसे कई बार इंडियन पॉलिटी में आप करते हो वन लीनियर, तो इंडियन पॉलिटी का एक वन लीनियर टॉपिक है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और टॉपिक ऊपर से ऐसा है कि आज तक उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आप लोगों के लिए, वन लीनियर भी होगा, लेकिन उसमें समझने का काफी कुछ होगा। तो हम वो सारा का सारा पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। सोनम, अंजलि। तो देखें, आज की जो क्लास होगी इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी को शुरू करते हैं। तो खैर मैं हेडिंग बना देता हूं आपकी और क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था करके। तो बात करें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था करके। एक बार मेरे को बताइए कलर विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा विजिबल? ओके, चेंज करता हूं इसको। नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आज की जो क्लास होगी वो होगी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था की। अगर बात करें बेटा इंडियन पॉलिटी की, तो अब तो विजिबल हो रहा होगा ना? एक और कमेंट करके बता दें। अभी अभी आप बता रहे थे विजिबल नहीं हो रहा था, ये तो ठीक है ना? ये भी नहीं हो रहा क्या? इसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा, इसी को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास होगी आपकी वो होगी संविधान सभा करके। और इसी संविधान सभा को, अब भी नहीं हो रहा? ब्लैक भी लिया था मैंने, तब भी पूछा था आप लोगों से। अब देखें। तो सुने गौर से, आज की क्लास में हमने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा को। और बेटा जो ये संविधान सभा है यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन तो बनते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, आज से पहले आप लोगों ने ये टॉपिक काफी बार पढ़ा होगा और जब भी पढ़ा है तो हमें इसको हमेशा रटना पड़ता है। हमें इसको हमेशा ऐसे पढ़ना पड़ता है, वही संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या होती है संविधान सभा, क्या पढ़ना होता है इसमें? जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या है,
तब इसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। तो गौर से सुने मेरी बात को बेटा, संविधान सभा क्या है, इसके नाम से ही चलते हैं। तो देखो बोर्ड के ऊपर सबसे पहले नाम लिखा बेटा संविधान। आप सबको पता है क्या सर, हमारे पास एक संविधान है और उस संविधान में देश को चलाने के संपूर्ण जो प्रोविजन है वो इसमें गिवन है। तो बेटा ये संविधान। और सभा, सभा का मतलब होता है बेटा ग्रुप। तो गौर से मेरी बात को सुनना, आपके संविधान को बनाने वाला जो ग्रुप था, आपके संविधान को बना के तैयार जिस ग्रुप ने किया था, उसका नाम है संविधान सभा। तो बेटा आपके संविधान को बनाने वाली जो सभा है उसी को पढ़ेंगे। तो खैर सच पूछें, ये टॉपिक तो पॉलिटी में है, लेकिन इसमें आप पॉलिटी का भी हिस्ट्री पढ़ते हो। इसका मतलब ये है कि आप इसमें संविधान की हिस्ट्री पढ़ते हो। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये संविधान कैसे लिखा गया था, किन लोगों ने संविधान बनाया, और जिन्होंने बनाया वो संविधान सभा कहलाई। वो संविधान सभा कैसे बनी और उस संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया। यानी सच पूछें तो इसमें आपको इस पॉलिटी के बैक ओर को पढ़ना होता है, भाई ये संविधान कहां से आया, कैसे बना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को संविधान सभा से। तो देखें, जब भी इसको शुरू करें तो बेटा इसमें काफी ज्यादा वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके वो वन लीनियर क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं। देखें, जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विश्व का वो पहला देश बताओ। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, विश्व की वो पहली कंट्री बताओ जिसने, विश्व का वो पहला देश बताओ जिसने आइडिया दिया था संविधान बनाने का। तो बात करें बेटा, विश्व का वो पहला देश जिसने संविधान बनाने का आइडिया दिया, तो वो जो पहला देश था उसका नाम है बेटा फ्रांस। अब मेरी बात को फिर गौर से सुनना, विश्व का वो पहला देश जिसने संविधान बनाने का आइडिया दिया था वो देश फ्रांस था। तो पूरे विश्व को संविधान बनाने का आइडिया देने वाला जो देश था वो फ्रांस था। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, विश्व में पहली बार, अगर बात करें विश्व में पहली बार संविधान बना के तैयार किसने किया, तो आपसे पूछा जाता है वो पहला देश बताओ जिसने विश्व में पहली बार संविधान बना के रेडी किया, तैयार किया। तो आपने नाम सुन रखा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि बेटा अमेरिका ने विश्व का पहला जो संविधान बना के तैयार हुआ है वो अमेरिका ने तैयार किया है। इसके बाद इसको आगे करें तो हम पढ़ते हैं बेटा विश्व का मौखिक संविधान। तो हम पढ़ते हैं विश्व का मौखिक संविधान। मौखिक का मतलब होता है बेटा वर्बली कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों से क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है विश्व का मौखिक संविधान। अगर मौखिक पूछे तो बेटा आपको आंसर करना है ब्रिटेन, जिसको आप इंग्लैंड के नाम से भी जानते हो। तो मैंने लिखा है विश्व का मौखिक संविधान ब्रिटेन करके। हाँ बेटा, तो देखें मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ऐसा देश जिसने आइडिया दिया, ऐसा देश जिसने पहली बार बनाया, और ऐसा देश जिसका मौखिक संविधान है। अब ऐसे करके आप लोगों से भारत का भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाता है क्या विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो ये चीज तो हम 8वीं क्लास से रट्टे मार के आए हैं, विश्व का सबसे लंबा यानी लेंथी भी हो और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान आपसे पूछे तो आपको पहले से पता है सर, भारत यानी भारत देश का जो संविधान है वो पूरे के पूरे विश्व का सबसे लंबा भी और सबसे लिखित संविधान है। हाँ बेटा, यू आर राइट। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो आपसे पूछा जाता है बेटा विश्व का सबसे कठोर संविधान। तो एक क्वेश्चन फिर यहां बन जाएगा आपके पास, विश्व का सबसे कठोर संविधान। अगर जिक्र कर लें बेटा विश्व का सबसे कठोर रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो विश्व का सबसे रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपसे पूछे तो ये यूएसए का है। अब बेटा दिमाग में कई बार ये आता है, सर ये कठोर करके हमसे कैसे पूछ लिया जाता है। कठोर का मतलब ये होता है, क्योंकि आप सोचते हो सर इसको क्या हम टच करके देख सकते हैं। बेटा संविधान को टच करके नहीं देख सकते, फिर भी इसकी प्रवृत्ति जो कठोर में क्यों काउंट होती है, रिज्ड में क्यों काउंट होती है। बेटा इसको गौर से सुनना मेरी बातों को। क्या होता है, कोई भी देश का ऐसा संविधान जिसमें बेटा अमेंडमेंट करना मुश्किल हो, विश्व का ऐसा संविधान जिसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल हो, वो कठोर संविधान कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ही दे देता हूं आप लोगों को, तो गौर से सुने मेरी बात को। जैसे बेटा आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपका संविधान लेट बना, आज तक उसमें 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन बात करोगे अमेरिका की, आपने खुद लिखा है सबसे पहले संविधान बना के तैयार किया, और बेटा सोचने की बात है आज तक 20 संविधान संशोधन हुए हैं। ऐसा देश का संविधान जिसमें संविधान संशोधन कम हो या संविधान संशोधन करना मुश्किल हो, उस देश का संविधान कठोर कहलाता है। अब आप पूछोगे जी भारत का कैसा है, तो बेटा सुने,
भारत का संविधान ना तो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला है और ना कठोर यानी रिजिड है। भारत के संविधान को दोनों में काउंट किया जाता है। हाँ भाई, राम राम लॉरेंस। तो बात करें यहाँ पे, आप भारत के संविधान को दोनों में काउंट किया जाता है, वो कैसे? तो बेटा भारत के संविधान में संविधान संशोधन करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि वो ना हो पाए। यानी सच पूछे, भारत के संविधान में संविधान संशोधन करना मुश्किल है, इसलिए उसको कठोर भी रख दिया और लचीला इसलिए कह दिया। हो भी जाता, वहां पे ढेर सारे संशोधन हुए हैं, 105 संविधान संशोधन हुए हैं, इसलिए भारत के संविधान को लचीला एवं कठोर संविधान कहा गया है। चलो इसके बाद का जिक्र करें तो बेटा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम शुरू करते हैं संविधान सभा को। तो देखें बोर्ड के ऊपर, अगर बात करोगे इसके बाद की बेटा, तो इसके बाद हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे ये जो संविधान सभा है जिसने संविधान बना के तैयार किया, आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की पहली मांग किसने की? आपसे पूछा जाता है फर्स्ट अनऑफिशियली डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा की। तो बेटा यहां से एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग। तो आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग, यानी फर्स्ट अनऑफिशियली डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा की पहली अनऑफिशियली डिमांड। हाँ भाई, दीपक, लॉरेंस को सभी को प्रणाम, राम राम। देखें तो यहां लिखा बेटा, जो संविधान है इस संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग का मतलब होता बेटा अनऑफिशियली डिमांड इस संविधान सभा की, यानी भारत का वो पहला व्यक्ति बताओ जिसने अंग्रेजों से डिमांड की थी क्या हमारी संविधान सभा बनाओ जो आगे चल के संविधान बनाएगी। तो अंग्रेजों से पहले डिमांड करने वाले। अब यहाँ पे मैंने बेटा लिखा है अनऑफिशियली, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्यों है? क्योंकि ये लिखित में नहीं थी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। और ये जो अनौपचारिक मांग थी ये 1895 में की गई थी, और ये मांग लगभग बच्चों आपको पता रहता है बाल गंगाधर तिलक। तो हम पढ़ते हैं ये जो मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब आप सेम एक क्वेश्चन बना सकते हो, और वो क्वेश्चन आप क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो सर अगर ये अनौपचारिक मांग थी तो हम लोगों से औपचारिक मांग भी तो पूछ सकता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग, तो आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की पहली ऑफिशियली डिमांड। तो आपसे ये पूछता है ये जो संविधान सभा है इस संविधान सभा की पहली ऑफिशियली डिमांड किसने की थी? ऑफिशियली का मतलब ये है बेटा कि इसकी लिखित में डिमांड किसने की थी? अंग्रेजों से पहली बार इसके लिखित में डिमांड किसने की? अगर बात करें इसके लिखित में डिमांड, तो वो पहला व्यक्ति जिसने डिमांड की थी तो वो डिमांड हुई थी बेटा 1934 में, जिसने ऑफिशियल तरीके से की थी मानवेंद्र नाथ रॉय। तो हम पढ़ते हैं बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय करके। शाबाश बेटा सपना, 1934 में MN रॉय ने की थी। अब देखें आगे, शाबाश अंजलि, आपने सही लिखा है MN रॉय, राव नहीं है बेटा, रॉय है ये, ROY रॉय। तो बात करें यहाँ पे संविधान सभा की पहली औपचारिक डिमांड। अगर आपसे पूछे इस संविधान सभा की डिमांड करने वाली पहली पार्टी का नाम बताओ, तो बेटा आपको संविधान सभा की डिमांड करने वाली, मांग करने वाली आपसे पहली पार्टी पूछी जाती है, तो कोई कांग्रेस वोंग्रेस नहीं, बल्कि वो पहली पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो हम पढ़ते हैं उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी, और ये डिमांड कब की थी? 1923 में। तो हम पढ़ते हैं डिमांड कब की थी? 1923 में। अब फाइनली अंग्रेजों ने आपकी डिमांड को सुन लिया और आपकी संविधान सभा का गठन कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है किस मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया? बेटा मैं इसको स्टार कर देता हूं, आप एक बार ध्यान से देखोगे 23 मार्च 1946 को आपके देश में एक मिशन आया था, और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। तो बात करें उसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो हम पढ़ते हैं 23 मार्च 1946 को हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया था। और बात करोगे कैबिनेट मिशन की, इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, इसकी अनुशंसा पर, यानी इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपके देश में संविधान सभा का गठन किया गया था। आपके देश में जो ये संविधान सभा है इसका गठन किया गया था। अब मेरी बातों को गौर से सुनना बेटा। देखो मैं आपको एक बात बताने की ट्राई कर रहा हूं।
आपका जो संविधान है ये बनाया बेटा संविधान सभा ने। जैसे आपसे पूछा संविधान किसने बनाया, तो आप आसानी से आंसर कर देते हो, आप कहते हो सर संविधान सभा ने बनाया। लेकिन उस संविधान सभा को किसने बनाया, आपसे ये पूछ ले संविधान सभा को किसने बनाया, तो संविधान सभा को किसने बनाया, कैबिनेट मिशन ने। तो हम पढ़ते हैं 23 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आया। और संविधान सभा को किसने बनाया, हाँ बेटा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम पाके रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का ही डायलॉग है। देखें तो कैबिनेट मिशन ने आपकी संविधान सभा बनाई। तो मैंने लिखा बेटा कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन किया गया। अब बेटा संविधान सभा बनी। अब बात कर लेते हैं सर ये कैबिनेट कुछ नहीं है बल्कि इंग्लैंड से 3 मंत्री चल के आए थे। उन 3 मंत्रियों के ग्रुप को बेटा कैबिनेट कहा गया है। उन 3 मंत्रियों का जो ग्रुप है उनको कैबिनेट कहा गया है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 3 हेड नहीं 3 मेंबर थे इसके। जिस चीज के ऊपर भी एक दिन चर्चा करेंगे, एम के स्टालिन ने सनातन धर्म पे आपके बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है और उस चीज के ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे, क्लास लेके आएंगे। हाँ तो देखें बेटा जो ये कैबिनेट मिशन है आपसे पूछा जाता है बेटा, ये इंग्लैंड के 3 मंत्री चल के आए थे, तो आपसे इसमें पूछा जाता है टोटल मेंबर। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन में टोटल मेंबर कितने थे, तो हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन में टोटल मेंबर 3 थे। अब आपको इन तीनों के नाम पता होने चाहिए। तो बेटा ये 3 मेंबर कौन से थे, तो इनमें से एक का नाम क्या था, पैथिक लॉरेंस। इनमें से एक का नाम था पैथिक लॉरेंस। ले भाई आपका ही नाम आ गया, तो आप में से कमेंट करने वाले का नाम भी लॉरेंस है। तो बात करें यहाँ पे पैथिक लॉरेंस, इनमें से एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। तो हम पढ़ते हैं इनमें से एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स और इनमें से एक का नाम था ए बी अलेक्जेंडर। तो बात करें इनमें से एक का नाम था ए बी अलेक्जेंडर। तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। अब मेरी बात को गौर से सुनना सारे के सारे, कैबिनेट मिशन कब भारत में आया, किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। और कैबिनेट मिशन में टोटल मेंबर कितने थे, 3, शाबाश। और तीनों मेंबर के नाम पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। लेकिन पूछ ले इस कैबिनेट मिशन का हेड कौन था, तो आपने अभी भी देख लिखा है ना, तो बेटा कैबिनेट मिशन का हेड पूछे, अध्यक्ष पूछे, वो पैथिक लॉरेंस था। यानी इन तीनों में कैबिनेट मिशन का जो हेड था बेटा वो पैथिक लॉरेंस था। तो आपको याद रखना है इसका जो हेड था वो पैथिक लॉरेंस था। तो ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो ये कैबिनेट मिशन है आपका, ये कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करेगा और फाइनली संविधान सभा के चुनाव होंगे। और जैसे ही संविधान सभा बनी वो सभा आपका संविधान बनाना शुरू कर देगी और उसी चीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसका ओवरव्यू लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड ऑन करते हैं और शुरू करते हैं इसको। देखें इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा हम इसमें पढ़ते हैं फाइनली संविधान सभा का गठन हुआ। तो हम पढ़ते हैं बेटा फाइनली संविधान सभा का कॉम्पोजिशन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ तो हम इसमें पढ़ते हैं बेटा इस संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे। तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे। तो आप सब बच्चों को पता है संविधान बनाने के लिए कितने मेंबर बैठे थे, 389। तो संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे, 389 यानी कि 389। अब गौर से मेरी बातों को सुनना।
हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने हमेशा। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के टोटल 389 कैंडिडेट्स डिसाइड हुए। अब गौर से सुनना, ये 1946 में बनी थी, तो बेटा 1946 में पाकिस्तान अलग नहीं था, पाकिस्तान और भारत एक था और ये दोनों की संविधान सभा थी। और जो ये 389 सदस्य हैं, प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट बनी थी और भारत पाकिस्तान दोनों के मिक्स प्रांत में ये टोटल 389 सदस्य थे। अब बेटा इन 389 सदस्यों का एक स्टैटिक डेटा बना के आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो खासकर इस 389 सदस्यों की जो सीटें हैं वो किस किस कैटेगराइज में बांटी गई हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां पे एक एक करके देखते हैं। तो आपने कहा है संविधान सभा में 389 कैंडिडेट थे। अब बेटा आपको याद रखना है 389 में से मनोनीत कितने थे और इलेक्टेड कितने थे। तो आप लोगों से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है इसमें इलेक्टेड कितने थे, इसमें नॉमिनेटेड कितने थे। अब मेरी बात को गौर से सुनना आप, इलेक्टेड होता है निर्वाचित और नॉमिनेटेड होता है बेटा मनोनीत। तो आप लोगों से पूछा जाता है, बेटा अंजलि आपने इंडिया वाले बता दिए, ये थोड़ा सा आगे आएगा। क्या भारतीय संविधान सभा में 299, पाकिस्तान 90 चले गए, ये बाद की बात है। अभी शुरुआत में भारत और पाकिस्तान की मिक्स बनी थी, हमें उस सीट का जिक्र करना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून भी आपको भी। देखें तो यहां लिखा बेटा 389 में से कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेट थे। तो मेरी बातों को गौर से सुनना, जो इलेक्शन लड़के आए हैं वो तो सारे इलेक्टेड थे और जो नॉमिनेटेड हुए हैं, यानी उस समय भारत में 285 के सिंह है, समझ नहीं आया क्या लिखा बेटा आपने। तो देखें नॉमिनेटेड, बेटा नॉमिनेटेड का मतलब है देसी राजा। उस समय भारत में देसी रियासतें भी होती थी, तो इन देसी रियासत से जो राजा होंगे वो सारे नॉमिनेट होंगे, उनके यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं होगा। और बात करें इलेक्टेड, इसका मतलब चुनाव होना। तो 389 सीटों में बेटा 296 सीटों के ऊपर तो चुनाव हुए थे। और देसी राजाओं की बात करें तो 93 इसमें देसी राजा थे, यानी बेटा आपका संविधान बनाने में 93 देसी राजा थे। बिल्कुल सही लिखा है यतिन बेटा आपने। तो बात करें यहाँ पे, हाँ नॉमिनेटेड जो है वो हमेशा 93 सदस्य थे, 93 नॉमिनेटेड और बेटा ये देसी राजा थे, देसी राजाओं ने हिस्सा लिया था। और बात करें यहाँ पे इलेक्टेड, इलेक्शन कितनी सीटों पे हुए थे, 296 सीटों पे। अब जल्दी से मुझे ये बताओ क्या 296 सीटों के अंदर कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी। तो बात करें यहाँ पे आपसे पूछा जाता बेटा इन 296 पे अगर चुनाव होंगे तो सीधी सी बात है सर चुनाव कोई ना कोई पार्टी तो जीतेगी। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो आपको बताना है यहाँ पे कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। तो बेटा कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, और फिर आपको बताना है मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती। फिर आपको बेटा याद होना चाहिए मुस्लिम जो लीग थी, इस मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती। और फिर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या उस समय बेटा अदर यानी कि निर्दलीय भी थे, और निर्दलीय ने टोटल कितनी सीटें जीती थी। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, तो आरती बेटा 208 यतिन। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, 208। बात करें मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, शाबाश 73 सीटें। तो बात करें मुस्लिम लीग ने सीटें जीती 73। और निर्दलीय उस समय कितने बने थे, तो निर्दलीय बने हैं उस समय 15। तो निर्दलीय बने हैं 15। चलो आप एक काम करें तब तक, जो इलेक्टेड आपको पता बेटा 296 इलेक्टेड थे, लेकिन इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो ये 296 जो इलेक्टेड थे इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो बेटा मैं दोनों लिखता हूं, बताना आपको ही है। तो इन 296 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बेटा ब्रिटिश प्रांत से थे, इनमें से कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे, और इनमें से कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। अब आपको मुझे ये बताना है क्या सर इसमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने थे और ब्रिटिश कमिश्नरी के कितने थे। तो आपको ये बताना है इनमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने थे और ब्रिटिश कमिश्नरी के कितने थे। तो इन 296 में से कुछ ब्रिटिश प्रांत से थे, कुछ ब्रिटिश कमिश्नरी थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ भी इस चीज को आगे पढ़ेंगे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, शाबाश बेटा अंजलि। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। तो बात करें ब्रिटिश कमिश्नरी से, इसमें टोटल
4 सदस्य थे। और बात करें बेटा 296 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292 सदस्य। तो ब्रिटिश प्रांत के 292 और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। शाबाश बेटा हमेशा 292, यतीन आपका भी ठीक है। तो बात करें यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत से तो 292 और ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 थे। अब मैं इस चीज को आपको समझा दूं, अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आए वो गौर से सुने। देखो बेटा अंग्रेज हम पे राज करते थे पहले से, तो लगभग 296 जो प्रांत थे भारत की वो अंग्रेजों के कब्जे में थे। लेकिन इन 296 में से 292 प्रांत ऐसे थे जिनके ऊपर आजादी से पहले भी इलेक्शन होते थे। कांग्रेस जैसे नेता, मुस्लिम लीग के नेता जीतते और वो नेता अंग्रेजों के साथ मिलके और प्रशासन चलाने का काम करते हैं। तो 292 ऐसे प्रांत थे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, लेकिन पहले से वहां पे भारतीय नेता बनते थे, अंग्रेजों के साथ मिलके चलाते थे। बिल्कुल सही है। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने भी। तो 4 जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी इसका मतलब है आजादी से पहले से ही ये अंग्रेजों के पास थे, लेकिन यहां पे कभी कोई चुनाव ही नहीं हुए। ये सारे की सारा अंग्रेजी सेना के हाथों में हुआ करती थी। तो ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के नाम अभी अभी एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था, तो आपको ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के जो नाम है बेटा वो याद रखने हैं। इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना इनको ABCD करके। तो बात करें बेटा इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको इस छोटी सी ट्रिक को याद रखना है ABCD करके। तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा ABCD। ए से अभी अभी आपने ही कमेंट में बताया है अजमेर, बी से आपने ही कमेंट में बताया बेटा बलूचिस्तान, और बात करें सी से, ये भी अभी अभी कमेंट में आया था कुर्ग, और डी से क्या बनता है? दिल्ली। शाबाश। तो हम पढ़ते हैं अजमेर बलूचिस्तान। अच्छा अरे क्लास में ही पी लेते हैं अभी, ठीक है। सही लिखा है एक ने, बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। तो यहां पे लिखा गया बेटा कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान और अजमेर, ये ऐसे करके 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। तो बेटा ये पूरा का पूरा वो डेटा है जो एक प्रकार से सारा स्टैटिक टाइप का डेटा, और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा ध्यान में हो। अब इस स्लाइड को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखें इसके बाद आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है। अब आपने मुझे ये बताया बेटा, और आगे भी आप ही बताओगे, शाबाश। आपने ये बताया है क्या सर संविधान जो सभा है, इस संविधान सभा में टोटल 389 कैंडिडेट है। बिल्कुल सही लिखा है। तो इस संविधान सभा का आपका संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या बेटा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? आपका संवैधानिक सलाहकार कौन था? इन 389 सदस्यों में से एक सदस्य को संवैधानिक सलाहकार बनाया था, एक को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया था। तो वो संवैधानिक सलाहकार कौन था? फिर आपको याद रखना है क्या सर इन 389 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो बेटा आपको मुझे बताना है 389 सदस्यों में से संविधान बनाने वालों में बेटा महिलाओं का भी हाथ था। ये मत सोचना पुरुषों ने संविधान बनाया, संविधान सभा जिन्होंने संविधान बनाया इसमें महिलाओं की भी संख्या थी। तो महिलाओं की संख्या, शाबाश बेटा BN राव। तो आपने बताया है संवैधानिक जो सलाहकार हैं वो थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। और महिलाओं की संख्या कितनी थी ये भी आपको बताना है, और साथ में ये बताना है इसमें SC और ST की सीट। तो बात करें बेटा SC ST के सदस्य, तो इनमें कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से? तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा 15। शाबाश। तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा महिलाओं की संख्या 15, सही बताइए आपने एकदम। और SC ST के सदस्यों की ओर बता दें, टोटल सदस्य कितने थे इनके? 33। तो आपने सही लिखा है BN राव, फीमेल 15, और साथ में इनमें SC ST से 33 सदस्य है। तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा का थोड़ा वो डेटा हो गया हमारे पास। अब फाइनली आपकी संविधान सभा गठित हो चुकी है बेटा। अब इस संविधान सभा का काम है डेली बैठना और संविधान बनाना, संविधान पे डिबेट करनी, चर्चा करनी और संविधान को बनाना। अब ये संविधान सभा एक एक करके बैठक करेगी, और ये पहले दिन इकट्ठी होगी तो इनकी पहली बैठक, दूसरे दिन इकट्ठी होगी दूसरी बैठक, तीसरे दिन इकट्ठी होगी तीसरी बैठक, ऐसे करके हमें टोटल तो नहीं पढ़नी, हमें शुरुआत की 3 बैठक और एक लास्ट की बैठक पढ़नी है। तो अब हम शुरू करेंगे इस संविधान सभा की पहली बैठक। तो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता बेटा संविधान सभा की पहली बैठक। तो आप मुझे बता सकते हो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 4 दिसंबर 1940। तो बेटा ये 9 दिसंबर 1940 ये ठीक लिखा है। हाँ, फर्स्ट जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1940। शाबाश। तो 9 दिसंबर 1940 को क्या काम हुआ था वो भी बताएं। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की, शाबाश बेटा आपने सही लिखा है, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1940 के। शाबाश आपने सारी लिख दी, कोई नहीं गलती से लिखा गया, हाँ टाइपिंग में हो जाती कई बार मिस्टेक। तो हम यहाँ पढ़ते हैं 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब बेटा इस पहली बैठक में क्या काम हुआ वो गौर से सुने। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, देखो बेटा 9 दिसंबर 1940 को 389 लोग इकट्ठे होते हैं। अब ये सारे लोग इकट्ठे हुए, अब सारे इकट्ठे हुए, बात आई इन सबका प्रेसिडेंट किसे बनाए, इन सबका हेड किसे बनाए। अब बारी आई हेड बनाने की। तो आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, जब बारी आई हेड बनाने की तो हमने इस समय फ्रांस देश का अनुसरण कर लिया। और फ्रांस देश में क्या होता बेटा, फ्रांस देश में क्या होता है, जो फ्रांस है वहां पे जो सबसे बड़ी एज का व्यक्ति होता है उसको उस सदस्यता का या उसको वहां का कोई भी ग्रुप बने उसका हेड बना दिया जाता है। तो फाइनली इन 389 लोगों में सबसे बड़ी एज का होगा वो इसका हेड बनेगा। तो इसमें क्या किया गया था, इस पहले दिन संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन याद रहे बेटा, इस संविधान सभा का पहला जो अध्यक्ष बना था ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना था, अनपरमानेंट हेड। यानी सच पूछे तो एक बैठक का हेड बना था अस्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकंड अध्यक्ष ना लिखे आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष थे, आपने सेकंड मत लिखना। एक अस्थायी पहला, एक स्थायी पहला, लेकिन दोनों ही पहले थे, सेकंड इनमें से कोई भी नहीं था। गौर से सुनना, पहला अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपने बेटा बिल्कुल ठीक बताया है, और आपने बताया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बेटा आपने बताया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बड़ी एज के थे इनमें। तो बेटा इनको एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया। हाँ सही लिखा आपने बिल्कुल, अनपरमानेंट हेड अस्थायी अध्यक्ष। तो आपने बिल्कुल सही लिखा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक दिन का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक दिन के अस्थायी हेड बने थे। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका बेटा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ऐसे करके। अब आपको पढ़नी होती है संविधान सभा की। अच्छा जी सर ओनली अध्यक्ष पूछे हो, हाँ मैंने यही कहा था संविधान सभा के अध्यक्ष बताएं। चलो कोई नहीं, तो ये पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद हमें पढ़ना होता बेटा दूसरा अध्यक्ष। तो सॉरी दूसरा नहीं, इसके बाद दूसरी बैठक। तो ये पहली बैठक थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो बता दे संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। तो बात करें यहाँ पे संविधान सभा की सेकंड मीटिंग, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा सेकंड मीटिंग, संविधान सभा की दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक का जिक्र करें तो आपने ही बताया था अभी अभी कमेंट में 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946। अच्छा जय माता दी, बीच में कहां से आपने नारे लगाने शुरू कर दिए। हाँ शाबाश अंजलि, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। बेटा इस दूसरी बैठक में संविधान सभा में परमानेंट हेड बनाया, क्योंकि अब तक बात ये थी अनपरमानेंट हेड था, और ऐसे डेली हेड चेंज होगा तो संविधान बनेगा भी नहीं। इसीलिए संविधान सभा को एक परमानेंट हेड की जरूरत थी। जब तक संविधान बन के तैयार होगा एक ही व्यक्ति परमानेंट हेड होगा। हाँ बेटा देखें, तो आपसे पूछा जाता है संविधान सभा का परमानेंट हेड स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेटा आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बताएं। संविधान सभा का परमानेंट हेड कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, तो सारे बच्चे सुने, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसका आंसर आप लोगों को ही करना है। आपको लिखना है भाई संविधान सभा का हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छुट्टी पे चले गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छुट्टी पे होंगे तो एक उपाध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए एक
हाँ ये आगे का बेटा इसको पढ़ाएंगे। एक उपाध्यक्ष होगा, आपको इस संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष भी बताना है। आपको ये बताना है क्या सर संविधान सभा का वाइस प्रेसिडेंट कौन था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छुट्टी पे गए तो इनका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष किसको बनाया। तो जल्दी से इसका आंसर आप टाइप कर दें, देखते हैं जल्दी से कौन कौन ठीक करेगा। तो बात करें इसका उपाध्यक्ष, सपना, रेखा, पूनम, इन तीनों के सही आंसर आए हैं। और भी बताएं। तो बात करें बेटा इसका उपाध्यक्ष भी बताना है। इसके बाद हम शुरू कर लेंगे संविधान सभा की तीसरी मीटिंग। संविधान सभा की तीसरी बैठक, एच.सी. मुखर्जी, हाँ भाई अंजलि, एच.सी. मुखर्जी हमेशा, अब की बार आप लोगों ने भी कर दिया, ऋषिकेश मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे बेटा वो एच.सी. मुखर्जी थे। बिल्कुल सही है। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई बेटा, 13 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, आप लोगों को याद रखना है। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था वो गौर से सुन लें आप एक बार, उसके बाद इसको आगे करते हैं। तो देखें बात करें यहां पे बेटा संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम के एक नेता थे जो इन 389 लोगों में थे बेटा। और इन 389 लोगों में से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इस दिन एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे। और उन्होंने एक कविता लिख के लेके आए थे जिसको ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कहा गया, वो पेश किया। तो आपसे पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, आप कहोगे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। फिर आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पारित कब हुआ था, तो आपको ये भी बताना पड़ता है। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर आपके राष्ट्रीय चाचा जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको पढ़ना होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो बेटा इन्होंने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, बिल्कुल सही लिखा है। उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रेजेंट किया था बेटा, पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव किसकी देन है, कब पेश किया गया, ये सारी की सारी चीज आपको लिखनी है। हाँ भी बैड बॉय प्रपोज कर रहे हो आप मुझे, सर प्रपोज अच्छा लगा देखें तो यहाँ पे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब बेटा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया ये याद हो, हाँ बेटा रेखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया, बिल्कुल सही लिखा है। तो आपसे पूछा जाता है इस उद्देश्य प्रस्ताव को इस संविधान सभा ने पास कब किया, पारित कब किया। इसको पारित किया था 22 जनवरी 1947। तो हम पढ़ते हैं बेटा इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को। हाँ भाई ऋषिराज यादव सीमा, काफी दिन में ऑनलाइन आए आप। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पास किया गया वो 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था, ठीक है। और उसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव का नाम क्या पड़ा था, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव का नाम क्या था, प्रस्तावना। इसी को हमने क्या नाम दिया था, प्रियम्बल। इसी का नाम था बेटा प्रस्तावना, प्रियम्बल। अब आपसे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना जो ये प्रियम्बल है ये किसकी देन है। राव साहब M.K. स्टालिन के खिलाफ खून खोल रहा है कई दिन से। तो जी वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, वो सीएम है वहां के, तो आपको पता है इनका। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, शायद एक्शन भी लिया गया है, बाकी अपडेट रहे आप। प्रियम्बल, शाबाश बेटा आपने सही लिखा है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रियम्बल कहा। अब प्रियम्बल को हमने बेटा आपको पता हो जो ये प्रस्तावना है इसी को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग बेटा इस प्रस्तावना को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। तो बात करें बेटा इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। तो हमारी जो प्रियम्बल है ये संविधान की आत्मा है।
हाँ जी, प्रियम्बल जो नेहरू की देन है, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो बेटा जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। तो बेटा ये इनकी तीनों बैठक हो गई, तो ये तीनों की तीनों बैठक हमें याद रखना है। अच्छा जी, समझ नहीं पाया आपने लिखा क्या है। अरे भाई इनको बताओ स्टालिन क्या है। अरे इनको ये नहीं पता स्टालिन क्या है। आप यानी करंट अफेयर में अपडेट नहीं हो बेटा, अपडेट रहो। हाँ बिल्कुल सही लिखा बेटा हमेशा। क्या जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान सभा की आत्मा। अरे सर नमस्कार, अरे खाली सर नमस्कार लिख देते, अरे सर नमस्कार लिखने की तो कोई जरूरत भी नहीं थी। समझते हैं हम। तो आप सबका धन्यवाद बेटा, आप सारे के सारे ऑनलाइन आए। और एक काम करते हैं, एक क्लास रखूंगा, देखो सारे बच्चे गौर से सुने मेरी बात को। नेक्स्ट जो भी क्लास में रखूंगा उस क्लास के अंदर आप लोगों के लिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, या तो हिस्ट्री के होंगे या पॉलिटी के, जो आपको पढ़ा रखे वहां से होंगे। तो हम क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। तो आपको सबको ऑनलाइन आना और उन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, ताकि आप थोड़ी तो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ ही लेते हो, उनके क्वेश्चन लगाने भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और वैसे मेरे को एक चीज़ तो बिल्कुल अजीब सी लगी कि यहाँ पे तो आपके जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी दिन क्लास के अंदर खड़े करके मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, उस दिन आप में से एक भी नहीं बताता। क्या बता आपने कसम खा रखी है क्या ऑनलाइन में सारे आंसर करने हैं, ऑफलाइन में कोई भी आंसर नहीं करना। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को संविधान सभा पढ़ाई है। तो संविधान सभा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। संविधान सभा के दो पार्ट बनेंगे। एक पार्ट तो मैंने यहां तक का पढ़ा दिया, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे क्या कैसे कैसे पढ़ानी है। अच्छा जी, ये लिखा इन्होंने। चलो जी, आपने पिकॉक मोर के साथ मेरी तुलना की है, उसके कंटेम्प्रेरी रखा है, ये भी अच्छी बात है, भारत के एक राष्ट्रीय पक्षी। तो बात करें, इसका एक पार्ट बाकी है, दूसरा पार्ट अभी पढ़ेंगे। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन, वो भी बात करेंगे। अच्छा, ऑफलाइन में ऑप्शन दिया करो। यहां मैंने कौन से ऑप्शन दिए, ये भी तो अपने बिना ऑप्शन के किए हैं सारे के सारे, वहां भी बिना ऑप्शन को किया करो। तो बात ऐसी है बेटा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो ये इसका हाफ सेशन आज हो गया है, हाफ सेशन अगली क्लास में हो जाएगा। तो आप सबको आज के नमस्कार, और आपसे रुखसत होते हैं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ते भी रहें साथ के साथ। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा संविधान सभा का सेकंड पार्ट, उसमें आप सारे के सारे पहुंचे। तो खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं से। अच्छा, सिंगल टॉपिक में याद आ जाता है, कोई नहीं, सिंगल टॉपिक किसी दिन क्लास में भी करेंगे आपके साथ, तब देखते हैं। और आपके सबके नाम मैंने देख लिए हैं, जिस जिसने आंसर किया है अब वो ऑफलाइन क्लास में भी आंसर करेगा कल। तो कल आप लोगों की क्लास में क्लास होगी, तो आप लोगों से पक्का पूछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा आपने।